आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वैदिक साहित्य का इतिहास, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो पाठ्यक्रम है, बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र प्रथम, उसके अंतर्गत जो वैदिक साहित्य का इतिहास है, इसमें ऋग्वेद का जो रचना काल है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जो पूर्व में कई बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं वैदिक साहित्य का इतिहास इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है ऋग्वेद का रचना काल। ठीक है ना, ऋग्वेद का रचना काल। तो देखिए, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी भाषा, संस्कृति, धर्म, दर्शन आदि इसे विश्व का प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे अपौरुषेय कहते हैं। उनका कहना है कि ऐसी ज्ञान राशि का निर्माण मानव द्वारा संभव नहीं है, किंतु कुछ भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने फिर भी वेदों का गहन अध्ययन कर निर्माण काल की सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया है। वैसे हम देखते हैं, जैसे विचार करते हैं, तो देखिए, प्राचीन भारतीय वाङ्मय के काल निर्धारण के संबंध में मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम प्रयास किया है। ठीक है, वो मानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में दो तिथियां सर्वमान्य हैं, सिकंदर का आक्रमण और बौद्ध धर्म का उदय। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के उदय काल तक समस्त वैदिक साहित्य का निर्माण हो चुका था, क्योंकि ब्राह्मणों और श्रोत्र सूत्रों में वर्णित याग विधान ही बुद्ध की आलोचना का विषय था, और बुद्ध का निर्माण समय 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अतः वैदिक वाङ्मय का निर्माण 500 ईस्वी पूर्व में हो चुका था। मैक्स मूलर ने समस्त वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में विभाजित किया है, और प्रत्येक काल में साहित्य निर्माण एवं विकास के लिए 200 वर्षों का अंतर माना है। उनके अनुसार छंद काल 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व, ऐसे ही मंत्र काल 800 से 1000 ईस्वी पूर्व, ऐसे ब्राह्मण काल 600 से 800 ईस्वी पूर्व, और ऐसे ही सूत्र काल 200 से 600 ईस्वी पूर्व। इस तरह से उन्होंने इसका विभाजन किया है। सूत्र काल में हम देखते हैं तो 2 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं, एक तो सर्वानुक्रमणी और परिशिष्ट। सौनक ने ऋग्वेद पर एक अनुक्रमणी लिखी है, और कात्यायन ने ऋग्वेद पर सर्वानुक्रमणी, और शुक्ल यजुर्वेद पर अनुक्रमणी लिखी है। यदि हम इन रचनाओं पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि सौनक ने छंद की स्वतंत्रता अपनाते हुए मिश्रित श्लोकों में अनुक्रमणी लिखी है, और कात्यायन ने गद्य एवं सूत्र शैली में लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनकी रचनाएं मिलती हैं, इन्होंने जो सर्वानुक्रमणी और परिशिष्ट जो लिखे हैं, ये हमें उस समय उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो आगे देखते हैं हम कि जो साड़ गुरु शिष्य के अनुसार सौनक कुल में आश्वलायन, कात्यायन और पतंजलि हुए हैं। कथा सरित सागर में भी कात्यायन को नंद का मंत्री बताया गया है, और उसका परिणाम वररुचि है। यदि इसका भी विश्वास कर लिया जाए तो कात्यायन का काल 325 ईस्वी पूर्व निर्धारित होता है। मैक्स मूलर पतंजलि का समय 200 ईस्वी पूर्व और कीथ 150 ईस्वी पूर्व मानते हैं।
इस प्रकार कात्यायन का समय 350 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तथा शौनक का काल 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये सब रचनाएं सूत्रकाल के बाद की हैं, अतः सूत्रकाल जो हमारा 600 ईस्वी पूर्व ठहरता है। इस तरह से जो परिशिष्ट ग्रंथ हैं, तो परिशिष्ट ग्रंथों की जो भाषा शैली है उसके आधार पर सूत्रकाल 600 ईस्वी पूर्व का सिद्ध होता है। ठीक है। इसी प्रकार सूत्रकाल ब्राह्मण काल के पश्चात का और बुद्ध काल के उत्थान के प्रभात में जिसकी छाया परिशिष्ट में परिलक्षित होती है, उससे भी उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है। सूत्रकाल के 200 वर्ष पूर्व ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन हो चुका था, क्योंकि 200 वर्षों के अंतराल में विचार, साहित्य और यज्ञ परंपराओं में पर्याप्त विकास हो गया था। अतः ब्राह्मण काल 600 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व है। इसी प्रकार 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व और छंद काल 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व है। यही ऋग्वेद का रचना काल है। किंतु मैक्स मुलर का जो मत है केवल तर्क और भाषा पर आधारित होने से असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक कात्यायन और वैयाकरण कात्यायन को एक मानकर काल निर्धारण करना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता। इसी प्रकार हम ज्योतिष तत्व के आधार पर देखते हैं, तो जो हाग महोदय हैं उन्होंने वेदांग ज्योतिष का काल 1186 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है और उसमें प्राप्त ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 1200 ईस्वी पूर्व तक भारतीयों ने ज्योतिष विज्ञान में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। इस प्रकार उनके मतानुसार तो 1200 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व तक ब्राह्मण ग्रंथों का तथा 1400 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक संहिताओं की रचना हो चुकी थी। सबसे प्राचीनतम जो वेद ऋग्वेद है वो 2400 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। इसी प्रकार शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ में सतवत ब्राह्मण का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पहले कृतिका नक्षत्र पूर्व की ओर दिखाई देता था और आज कुछ उत्तर की ओर दिखाई देता है। यह स्थिति 2500 ईस्वी पूर्व में थी। यही ब्राह्मण काल था और चूंकि तैत्तिरीय संहिता में कृतिका नक्षत्र का निर्देश है, तैत्तिरीय संहिता का काल 3000 ईस्वी पूर्व है। ऋग्वेद इससे 500 वर्ष पहले रचा गया होगा। इस प्रकार ऋग्वेद का रचना काल 3500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। अगले जो विद्वान हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष विद्या के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। उन्होंने समस्त वैदिक वाङ्मय को 4 कालों में विभाजित किया। पहला अदिति काल जो 6000 से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा मृगशिरा काल जो 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व तक का है। तीसरा कृतिका काल जो 2500 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक है। और अंतिम काल जो 1400 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। अदिति काल जो 6000 से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व है, तो इसमें पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अदिति हैं। अदिति को देव माता कहलाने का रहस्य यही है कि बसंत संपात पुनर्वसु नक्षत्र पर होता था। पुनर्वसु पर ही सूर्य का संक्रमण होने से उत्तरायण एवं देवयान का प्रारंभ होता था। मृगशिरा नक्षत्र से 2 नक्षत्र पीछे हटने के कारण इस काल में लगभग 2000 वर्षों तक का अंतर अवश्य रहा होगा। यही भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम युग है। यह युग 6000 से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। अतः इस युग में ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना अवश्य हुई होगी।
दूसरा मृगशिरा काल 4000 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में बसंत संपात मृगशिरा नक्षत्र पर होता था। नक्षत्रों की गणना मृगशिरा से ही होती थी। यह युग अत्यंत महत्वशाली युग था। अच्छे अच्छे सूक्तों की रचना इसी युग में हुई है। मृगशिरा नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र तक 2 नक्षत्र हटने में लगभग 2000 वर्ष लगे होंगे। अतः जिन मंत्रों में मृगशिरा नक्षत्र पर बसंत संपात का उल्लेख है, ये मंत्र इसी युग में 4500 ईस्वी पूर्व के लगभग रचे गए होंगे। ठीक है ना। अगला है कृतिका काल, जो 2500 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक का है। इस काल में बसंत संपात कृतिका नक्षत्र पर होता था और कृतिका नक्षत्र से ही नक्षत्रों की गणना होती थी। उन दिनों कृतिका नक्षत्र में दिन रात बराबर होते थे। इस काल में तैत्तिरीय संहिता तथा ब्राह्मणों की रचना हुई। वेदांग ज्योतिष की रचना इसी काल के अंतिम भाग में हुई, क्योंकि सूर्य और चंद्र के उत्तर की ओर घूम जाने का वर्णन मिलता है। यह स्थिति लगभग 1400 ईस्वी पूर्व की प्रतीत होती है। और जो अंतिम काल है 1400 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व, इस काल में लोकमान्य तिलक के अनुसार इस काल में श्रोत्र सूत्र एवं ग्रहीय सूत्रों की रचना हुई। इसी युग में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। यह वैदिक वाङ्मय की रचना का अंतिम काल माना जाता है। ठीक है। इसी तरह से जो याकोबी हैं, इन्होंने ऋग्वेद का रचना काल 4500 ईस्वी पूर्व के आसपास निर्धारित किया है। उनका मानना है कि कल्प सूत्र के विवाह प्रकरण में ध्रुव स्थिरा भव वाक्य आया है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय विवाह के अवसर पर वर वधू को ध्रुव तारा दिखाने की प्रथा थी। उस समय ध्रुव तारा अत्यंत चमकीला और अधिक स्थिर था। यह स्थिति लगभग 2700 ईस्वी पूर्व में थी। याकोबी महोदय का कहना है कि 2700 ईस्वी पूर्व में उत्तरी ध्रुव में एक ऐसा चमकीला तारा था जिसे अल्फा ड्राकोनिस कहते हैं। संभवतः इसे इस सूत्र काल में ध्रुव तारा का नाम दे दिया गया हो। तो इस आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व ठहरता, क्योंकि उस समय कल्पसूत्र और गृह्य सूत्रों की रचना हुई होगी, ऐसा मानते हैं। लेकिन बाद में याकोबी महोदय के इस मत का पाश्चात्य विद्वानों ने प्रबल विरोध किया। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास शिलालेख, प्राचीन सिक्के, ये भी है। इनका भी जो मत है, इनके आधार पर ये जो है, जो बुलर महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि आर्यों ने 700 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। इस आधार पर यह कल्पना निराधार प्रतीत होती है कि भारतीय आर्य 1200 या 1500 ईस्वी पूर्व में भारत के उत्तर प्रदेश में तथा पाकिस्तान के पूर्वी प्रदेश में बस गए थे। वैदिक साहित्य के प्रारंभ काल में ये सिंधु नदी से गंगा की तट की ओर बढ़ चुके थे। अतः इन्हें दक्षिण विजय करने में कई शताब्दियां लगी होंगी, क्योंकि प्राचीन काल में तो आर्य जातियों में परस्पर अनवरत युद्ध होते रहते थे। इसी प्रकार जे हर्टल यूथ सिंह के विचारों के आधार पर लिखते हैं कि 1000 ईस्वी पूर्व में भारतीयों ने अफगानिस्तान की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया, जहां पर ऋग्वेद काल में आर्य निवास करते थे। ठीक। ये तो बल्कि ये मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना ईरान में हुई थी। हर्टल का कहना है कि ऋग्वेद में वर्णित कनिक पृथुश्रवा पूर्ण रूप से सिंधियन राजा कनितास 2000 ईस्वी पूर्व से मिलता जुलता है, और यूनानी शिलालेखों एवं सिक्कों पर राजा कनितास का नाम मिलता है।
ये जो शिलालेख हैं 200 ईस्वी पूर्व के हैं। इस समय तक ऋग्वेद का संकलन नहीं हो पाया था, अतः ऋग्वेद का समय 150 ईस्वी पूर्व में होना चाहिए। इसी तरह भूगर्भ शास्त्र का आधार जो मानते हैं तो डांगटक संपूर्णानंद, उन्होंने भूगर्भ शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का आदिम निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। उन दिनों जहाँ वे भूखंड था वहाँ आज कश्मीर की उपत्यका, राजपूताना और उत्तर प्रदेश स्थित है। उन दिनों हिमालय समुद्र के ऊपर उठ रहा था, पृथ्वी में बराबर प्रकंप आते थे, पर्वत चंचल थे। यह स्थिति आर्यों ने स्वयं देखी है और भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह स्थिति 5000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक थी। अतः ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना इस काल में हुई होगी। ठीक है ना। ऋग्वेद के एक मंत्र में सप्त सैंधव के पूर्व और पश्चिम 2 समुद्रों और 2 मंत्रों में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ये चारों समुद्र आर्य निवास के चारों ओर विद्यमान थे। और ऋग्वेद के एक मंत्र में तो यह भी ज्ञात होता है कि सरस्वती और सतुद्री नदियां समुद्र में गिरती थी और यही दक्षिणी समुद्र था। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसी तरह जो है कि उत्तरी समुद्री एशिया कि उत्तर में बल्ख और फारस के उत्तरी भाग में स्थित एक विशाल समुद्र था जिसे भूगर्भ शास्त्री एशियाई भूमध्य सागर कहते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर से संबंध था। एशियाई समुद्र का तल ऊंचा था और यूरोप वाले का नीचा। प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण एशियाई समुद्र का जल यूरोपीय समुद्र में चला गया और एशियाई समुद्र सूख गया। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इनके अंश सूखकर कृष्ण हृदय ब्लैक सी जो है ना काला सागर, कश्यप हृदय कैस्पियन सागर, अराल हृदय सी ऑफ अराल और बल्काश हृदय शेख बल्काश के रूप में आज भी विद्यमान है। यही उत्तरी समुद्र था। H.G. वेल्स के अनुसार इन चारों समुद्रों का अस्तित्व 2500 वर्ष से लेकर 5000 वर्ष के मध्य माना जाता है। तो भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि 25000 ईस्वी पूर्व से 75000 ईस्वी पूर्व के मध्य से ये सभी लुप्त, गुप्त और रूपांतरित हुए हैं। अतः ऋग्वेद के मंत्रों का रचना काल 75000 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास भूगर्भ शास्त्र के आधार पर वैदिक सभ्यता का आविर्भाव 25000 ईस्वी पूर्व मानते हैं और इसी युग में ऋग्वेद का रचना काल भी माना जाता है। उनका मानना है कि पंजाब के दक्षिण में राजपूताना समुद्र था जिसमें सिंधु एवं सरस्वती नदियां गिरती थी। आज राजपूताना समुद्र सूख गया है और सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। यह स्थिति 25000 ईस्वी पूर्व में थी। अतः ऋग्वेद रचना इसी काल में हुई होगी। तो जो हमारे सामने ये मत आते हैं, इन मतों की जब हम समीक्षा करते हैं तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने वैदिक वाङ्मय के काल निर्धारण के संबंध में पर्याप्त ऊहापोह किया है, किंतु पर्याप्त अनुसंधान एवं विचार विमर्श के पश्चात भी वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। प्राय सभी विद्वानों के मत अधिकांशतः तर्क पर आधारित हैं। ठोस प्रमाणों के अभाव में केवल तर्क पर आधारित सिद्धांत प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। प्राय सभी विद्वान इस विषय में तो एक मत हैं कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और यह भी निश्चित है कि ऋग्वेद किसी एक समय एक काल की रचना नहीं है। ऋषियों ने विभिन्न कालों में गहन मनन चिंतन से जो भी ज्ञान राशि अर्जित की
उसी का संकलन ऋक् संहिता है। अतः यह किसी एक काल की रचना नहीं कही जा सकती। पहले ये संहिता मौखिक रूप में ऋषियों, मुनियों एवं आचार्यों में प्रचलित रही और परंपरा इसका प्रचार प्रसार होता रहा। जब लिपि का प्रारंभ हुआ उस समय मंत्रों का संग्रह कर संहिता तैयार कर ली गई है। यही काल ऋग्वेद के संकलन का समय है और इसी को ऋग्वेद का रचना काल माना जाने लगा। ऋग्वेद के मंत्रों के संकलनकर्ता अनेक ऋषि हैं। जो मंत्र अथवा सूक्त जिस ऋषि से संबद्ध है उस ऋषि का समय ही उन सूक्तों एवं मंत्रों का रचना काल कहा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है, जो इनका रचना काल है, इनके विषय में तिलक ने, अविनाश चंद्र दास ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने और पाश्चात्य विद्वानों ने, इसके अलावा जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित हैं, ठीक है, इन्होंने भी इस पर काफी विचार विमर्श किया है। स्वामी दयानंद जी ने वेदों का रचना काल लाखों वर्ष पूर्व माना है। वह शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतया सत्य होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है, क्योंकि लाखों वर्षों का इतना ही नहीं अपितु आज से 10,000 वर्ष पूर्व का भी कोई प्रामाणिक सुसंबद्ध इतिहास नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा हम पाश्चात्य विद्वानों के मतों को हम देख ही चुके हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक, श्री दीक्षित और श्री याकोबी महोदय के मत प्राय समान आधार पर है और उनके द्वारा निर्धारित तिथियां भी लगभग समान ही हैं। इनके मत निराधार न होकर साधार हैं। इनकी युक्तियों और प्रमाण तथ्यों पर निर्भर हैं। ज्योतिष संबंधी गणनाओं को पुष्ट प्रमाणों के अभाव में काल्पनिक, अतिशयोक्तिपूर्ण या मनगढ़ंत कहना अशोभनीय है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों, श्रोत आदि सूत्रों एवं अन्य वेदांगों के लिए लगभग 3000 वर्ष का समय अपेक्षित है। अतः सुविधा एवं व्यावहारिक दृष्टि से वैदिक साहित्य का समय 4 सहस्र ईस्वी पूर्व से लेकर 1 सहस्र ईस्वी पूर्व तक रखा जा सकता है। इससे अलावा हम जब तक हमारे सामने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं आते तो इस विषय में और इससे अधिक कुछ कहना संभव नहीं है। तो ये ऋग्वेद का रचना काल है। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की, आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ लें और उसका थोड़ा मनन चिंतन करें तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।